नमस्कार दोस्तों। रेड साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कौन सा है। तो आर्मी बीटा टेस्ट है, वो सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। कौन सा? आर्मी बीटा टेस्ट। अगले प्रश्न की बात करें, कल्पना व चिंतन शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। तो ये थार्नडाइक के द्वारा किया गया। कल्पना व चिंतन शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? थार्नडाइक ने किया था। विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन 3 भागों में किया गया। किसके आधार पर? विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन कितने भागों में किया गया? 3 भागों में किया गया। अमूर्त विचारक, विचार विचारक, स्थूल विचारक। यह विचारक कौन है? तो ये विचारक थार्नडाइक है। विचारों के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन 3 भागों में किसने किया? थार्नडाइक ने किया। थार्नडाइक के व्यक्तित्व के 3 भाग कौन कौन से हैं? अमूर्त विचारक है, विचार विचारक और स्थूल विचारक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित किया। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो फ्रीडमैन व रोजमैन के द्वारा व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित किया गया। अगले प्रश्न की बात करें कि एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है उसका उच्च होगा। तो उसका EQ उच्च होगा। एक व्यक्ति जो विभिन्न संवेगों की पहचान तथा महसूस करने और संवेगों पर नियंत्रण की उच्च योग्यता रखता है उसका उच्च होगा। तो EQ उच्च होगा। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है। तो सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि है वो 100 होती है। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 100 होती है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग रिक्त स्थान के मापन के लिए किया जाता है। तो बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का प्रयोग बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि कक्षा 6 के बच्चे का औसत IQ क्या होगा। कक्षा 6 के बच्चे का औसत IQ है वो 100 होगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया का निष्पादन प्रकार की बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा क्रिया का निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का उदाहरण नहीं है। देखिए, ब्लॉक का छेद में फिट करना ये तो है, चित्र के टुकड़ों को जोड़ना ये भी है, घन का निर्माण करना ये भी है, सरल गणित समस्याएं हल करना ये क्रिया निष्पादन प्रकार के बुद्धि परीक्षण का एग्जाम्पल नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें कि सीमांत मानसिक पिछड़ापन वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है। तो 70 से 90 के मध्य होती है। सीमांत मानसिक पिछड़ापन वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 से 90 के मध्य होती है। अगले प्रश्न की बात करें कि 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं। तो जड़ बालक कहते हैं। 0 से 25 बुद्धि लब्धि को जड़ बालक कहा जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान शिक्षक के लिए उपयोगी है क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में। अगले प्रश्न की बात करें कि बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो बीने थे। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बीने थे। अगले प्रश्न की बात करें कि बुद्धि की क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है। बुद्धि का जो क्रियात्मक परीक्षण है वो किसके लिए उपयोगी है? तो ये बालकों के लिए उपयोगी है, गूंगे बहरे बालकों के लिए उपयोगी है और निरक्षर के लिए उपयोगी है। इन सभी के लिए क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है। तो बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगातार अध्यापक अपनी कुशलता को छिपाते हैं। बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत कौन देता है? कि बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगातार अध्यापक अपनी कुशलता को छिपाते हैं। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग चुनें
तो 70 से 90। निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग कौन सा है? तो शिक्षणीय वर्ग है 70 से 90। अगले प्रश्न की बात करें कि केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। तो केटल का जो संस्कृति मुक्त परीक्षण है वो बुद्धि का कौन सा प्रकार है? शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण है। केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है, शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों परीक्षण है। अगले प्रश्न की बात करें कि मूक व बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है। तो निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा भी हो सकता है, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण के द्वारा भी किया जा सकता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि मूक व बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है, निष्पत्ति परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है, अमौखिक बुद्धिमत्ता परीक्षण के द्वारा किया जा सकता है। अगले प्रश्न की बात करें कि प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। तो बालकों की बुद्धि का मापन अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं बताई है। कौन कौन सी है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास की 5 अवस्थाएं कौन कौन सी है? पहली है पूर्व नैतिक अवस्था, दूसरी है स्वकेंद्रित अवस्था, तीसरी है परंपरा धारण अवस्था, चौथी है आधारहीन आत्म चेतना अवस्था और पांचवी है आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था। अगले प्रश्न की बात करें कि कृत्रिम अभिप्रेरणा है। तो दंड और पुरस्कार कृत्रिम अभिप्रेरणा है, सहयोग भी कृत्रिम अभिप्रेरणा है और प्रभाव भी कृत्रिम अभिप्रेरणा है। ऑप्शन द यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कि ये सभी कृत्रिम अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। कृत्रिम अभिप्रेरणा है वो बाह्य अभिप्रेरणा होती है। मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। मनोविश्लेषणवाद के प्रतिपादक कौन है? सिगमंड फ्राइड है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए हैं। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 स्तर कौन कौन से हैं? देखिए, प्री कन्वेंशनल स्तर है, कन्वेंशनल स्तर है और पोस्ट कन्वेंशनल स्तर है। ये 3 स्तर कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास के बताए गए हैं। अगले प्रश्न की बात करें कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई है। देखिए, स्तर कितने बताए थे? 3 बताए थे। अवस्थाएं कितनी बताई है? 6 अवस्थाएं बताई है। किस विधि द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है? तो आगमन विधि के द्वारा स्थायी ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शामिल है? तो प्रोग्रामर भी है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग भी है, सिस्टम एनालिस्ट भी है। ये सभी क्या है? रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में शामिल है। अगले प्रश्न की बात करें कि अपनी कमी या बुराई की तुलना किसी और से करना किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तो ये है तादात्म्यकरण। अपनी कमी या बुराई की तुलना किसी और से करना क्या कहलाता है या किस प्रकार की रक्षा युक्ति है? तादात्म्यकरण है।